अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसके अंदर सबसे पहले जो हम फोकस करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। इट इज़ रिलेटेड टू इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ टीम। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर relate to the expected behavior of an individual in the organization. No two individuals are likely to behave in the same manner in a particular work situation. It must be understood the very credential of an individual, his background, social framework, educational update, impact of social group, and their situational factor on behavior. बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो हमें फोकस करना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर और एम्प्लॉय काम करते हैं उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है कि एक इंडिविजुअल स्पेसिफिकली अपनी कैपेसिटी में किस तरह का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा, या वो ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी ख़ास डिपार्टमेंट के अंदर मिलकर काम करेंगे, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल का बिहेवियर किस तरह होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय से या अपने वर्कर से क्या एक्सपेक्ट करती है रिगार्डिंग बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। बुनियादी तौर पर जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में सेवरल एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो उनके बिहेवियर के अंदर सिमिलरिटी यानी उनके बिहेवियर में यकसानियत की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है, क्योंकि डिफरेंट पीपल डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं। यही वजह है कि ऑर्गेनाइजेशन को एज ए मैनेजमेंट इस चीज़ को समझना होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी एजुकेशनल लेवल क्या है और वो किस तरीके से एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। और ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लान डेवलप करना होता है अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से रिलेटेड। अगर हम सिंपली बिहेवियर की बात करें कि बिहेवियर कहते किसे हैं, तो बिहेवियर से मुराद दरअसल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल हो या इंडिविजुअल हो, उनका किसी भी एक्शन के अगेंस्ट जो रिएक्शन होता है वो उनका बिहेवियर कहलाता है। वो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में या डिफरेंट कंडीशन में जो भी एक्शन के अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं, वो रिएक्शन उनका रिफ्लेक्ट करता है उनके बिहेवियर को। अगर हम बिहेवियर रिलेटेड हिस्ट्री को ऑब्जर्व करें, तो सेम एक्शन पर डिफरेंट पीपल का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, और इस बिहेवियर को ऊपर जो इन्फ्लुएंस होता है वो होता है उनकी उस बैकग्राउंड से, जिस बैकग्राउंड से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी उस एजुकेशन से, जो उनकी एजुकेशन लेवल होता है, या वो एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने अपनी लाइफ में लर्न किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो ये फैक्टर होते हैं जो कि चेंज करते हैं डिफरेंट पीपल्स के डिफरेंट बिहेवियर को। तो इसका समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे एम्प्लॉइज़ के जो एक्सपेरिमेंट हैं, उनका जो कल्चर है, उनकी जो सोशल क्लास है वो क्या है।
Now come toward the definition of organizational behavior. Organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individual, group, and organizational structure have on behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organizational effectiveness. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक स्पेसिफिक फील्ड है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस इम्पैक्ट को जो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को इलुस्ट्रेट करते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, उस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हम एक्सपेक्ट करते हैं डिफरेंट वर्कर के बिहेवियर से रिलेटेड। और इस तमाम एफर्ट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में मैक्सिमम लेवल पर इफेक्टिवनेस को अचीव किया जा सके। Another definition, the study and application of knowledge about human behavior related to other element of an organization such as structure, knowledge and social system। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से मुराद एक ऐसी स्टडी है, नॉलेज है जिसके अंदर हम किसी ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं और उन एलिमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि जो इन्फ्लुएंस रखते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर पर। Another definition, organizational behavior as a systematic study of action and attitude the people exhibit within organization। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी है जिसके अंदर हम एक्शन एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लोग मुख्तलिफ इक्वेजन और इन्वायरमेंट में किस तरीके से मुख्तलिफ एक्शन लेते हैं और उन एक्शन के अगेंस्ट डिफरेंट पीपल के क्या बिहेवियर्स होते हैं। Now come towards the nature and scope of features of organizational behavior. The first one is a separate field of study and not a discipline only. By definition, a discipline is an accepted science that is based on a theoretical foundation, but organizational behavior has a interdisciplinary orientation and is thus not based on the specific theoretical background. Therefore, it is a better reasonable to call organization behavior a separate field of study rather than discipline only। अगर ये समझना कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मीन्स डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मीन्स नज़्म व ज़ब्त जो कि किसी भी परफॉर्मेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बात 100% श्योर नहीं है क्योंकि डिसिप्लिन इज़ अ फाउंडेशन रिक्वायरमेंट फॉर परफॉर्मेंस, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर बहुत सारे दीगर एलिमेंट शामिल होते हैं जिनके कंप्लीट करने के बाद एक ये स्पेसिफिक और फील्ड बनती है। Second, an interdisciplinary approach. Organization behavior is essentially an interdisciplinary approach to study human behavior at work. It tries to integrate the relevant knowledge drawn from related disciplines like psychology, sociology, anthropology to make them applicable for studying and analyzing organizational behavior. Third, an applied science, the very nature of our organization behavior is applied. What organizational behavior basically does it the application of various
to solve the organizational problems related to human behavior. The basic line of difference between pure science and organizational behavior is that while the former concentrates of fundamental researches, the latter concentrate on applied researches. Organizational behavior involve both applied research and its application in organizational analysis. Hence, organizational behavior can be called both science as well as art. बुनियादी तौर पे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड रिसर्च हुई है, इन रिसर्चेस से हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक साइंस भी है और एक आर्ट भी। साइंस मीन्स वो जो भी इस फील्ड से रिलेटेड हम नॉलेज एक्यूमुलेटेड करते हैं इस फील्ड में मैक्सिमम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के लिए, और आर्ट ये है कि हम किस तरीके से इस अवेलेबल नॉलेज को यूटिलाइज करते हैं अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फोर्थ, a normative science organizes a normative science also. While the positive science discusses only causes and effect relationship, organizational behavior prescribe how the finding of applied researches can be applied to the socially accepted organizational goals. Thus, organizational behavior deal with what is accepted by individual and society engage in organization behavior is a normative as well that is well underscored by the proliferation of management theories. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक नॉर्मेटिव साइंस के तौर पर भी हम इसको कंसीडर करते हैं, जिसके अंदर हम पॉजिटिव साइंस को डिस्कस करते हैं और उन कॉजेस और उनसे होने वाले इफ़ेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप होते हैं कि मुख्तलिफ कॉजेस के दरमियान जो मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हमारे सामने आते हैं, तो वो इन तमाम पॉइंट्स को हम जब ऑब्ज़र्व करते हैं और इन पॉइंट्स की बुनियाद पर जब हम रिसर्च करते हैं, तो फाइंडिंग्स हमें बताती हैं कि वो कौन-कौन से पॉइंट्स या फैक्टर हैं जो बुनियादी तौर पे सोशली एक्सेप्टेड होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी गोल की अचीवमेंट के लिए। A humanistic and optimistic approach. Organizational behavior apply humanistic approach towards people working in the organization. It deals with the thinking and feeling of human being. Organization behavior is based on the belief that people have an innate desire to be independent, creative, productive. It also realized that people working in the organization can and will actualize this potential if they are given proper condition and environment. Environment affect performance on of workers in an organization. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच हमें जो एलुस्ट्रेट करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग ग्रुप ऑफ पीपल वर्क करते हैं उन पर उस इन्वायरमेंट और उस वर्क कंडीशन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है और वो इन्वायरमेंट की बुनियाद पर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। बुनियादी तौर पे एक इंडिविजुअल जो है डिज़ायर रखता है इंडिपेंडेंसी की, वो डिज़ायर रखता है अपनी क्रिएटिविटी को यूटिलाइज करने की, और वो डिज़ायर रखता है प्रोडक्टिव होने की। किस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर या एम्प्लॉय को अलाउ करती है कि वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए किस तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज कर सकते हैं, और जो इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन फराहम कर रही है वो किस हद तक उनको सपोर्ट फराहम कर रही है रिगार्डिंग देयर परफॉर्मेंस। इन्वायरमेंट जितनी आइडियल होगी उतना ही एम्प्लॉयज़ और वर्कर की परफॉर्मेंस
इंक्रीज होगी और इन्वायरमेंट जितनी पुअर होगी उतनी ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस रिड्यूस होगी. A total system approach, the system approach is one that integrates all the variables affecting organizational functioning. The system approach has been developed by behavioral science to analyze human behavior in a view of his or her so psychological framework. Man psychological framework make man's complex one, and the system try to study his her complexity and find solution. टोटल सिस्टम अप्रोच इलस्ट्रेट करता है उन तमाम वेरिएबल्स को जो इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल फंक्शंस के ऊपर. इस सिस्टम के ज़रिए हम स्टडी करते हैं बिहेवियर साइंस को, और इसके ज़रिए जो हम एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के तहत ये डिटरमाइन किया जाए कि वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जिनको डिसॉल्व करके हम अपने प्लान परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. नाउ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर. Scope of organizational behavior, the three internal organizational element with people, technology and structure, and the fourth element is external social system may be taken as the scope of organizational behavior. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में बुनियादी तौर पर जो हम एलिमेंट शामिल करते हैं एज ए स्कोप, वो बुनियादी तौर पे तीन होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले पीपल जो कि अहम फैक्टर होते हैं, सेकंड टेक्नोलॉजी जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जा रही है, और स्ट्रक्चर जो कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए. और फोर्थ एलिमेंट वो तमाम एक्सटर्नल सोशल सिस्टम जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर रिलेट कर बिलोंग करते हैं. इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट फैक्टर की, वो है पीपल. द पीपल कंस्टिट्यूट द इंटरनल सोशल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. They consist of individual and group. Group may be large or small, formal or informal, official or unofficial. They are dynamic, they form change and disband. Human organization changes every day. Today it is not the same as it was yesterday. It may change further in the coming days. People are living, thinking, and feeling being who created the organization and try to achieve the objective and goal. Thus, organization exists to serve the people and not the people exist to serve the organization. फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा पीपल हैं, लोग हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, इसके अंदर हमें फोकस करना होता है उस इंटरनल सोशल सिस्टम को जिससे हमारे पीपल बिलोंग करते हैं, उस इंडिविजुअल को और उस ग्रुप को. ये ग्रुप डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं, सच एज स्मॉल एंड लार्ज. ग्रुप लार्ज भी हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं. ग्रुप फॉर्मल भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल भी हो सकते हैं. ग्रुप ऑफिशियल भी हो सकते हैं, अनऑफिशियल भी हो सकते हैं. तो ये बुनियादी तौर पे जो वैरायटी ऑफ ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप से रिलेटेड जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन मेंबर बिलोंग करते हैं, तो उनसे उनके बिहेवियर में होने वाले जो चेंजेस हैं उनको हमें कैलकुलेट करना होता है. एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इन्वायरमेंट या जो भी उसके डायनेमिक्स होते हैं उसके अंदर टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करती रहती है थ्रू आउट चेंजेस. और वो चेंजेस जो कि कल ऑर्गेनाइजेशन में थी आज नहीं है, और जो आज हैं वो फ्यूचर में नहीं होंगे.
इस तरह इन चेंजेस की बुनियाद पर हम मैक्सिमम लेवल पर अपनी इम्प्रूवमेंट की बुनियाद पर अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड एलिमेंट हमारा है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर डिफाइन द सोल रिलेशनशिप ऑफ पीपल इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। Different people in an organization are given different roles and they have certain relationship with others. It's led to division of labor so that people can perform their duties or work to accomplish the organizational goal. Thus, everybody cannot be an accountant or a killer. Working is Work is complex and different duties are to be performed by different people. Some may be accountant, other may be manager, killer, peon, workers. All are so related to each other to accomplish the goal in coordinated manner. Thus, structure relate to powers and duties. One has the authority, the other have a duty to obey him. स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, इस स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ये आइडेंटिफाई किया जाता है, इस चीज़ को फाइनलाइज किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह के रोल परफॉर्म करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की बुनियाद पर जब हम मुख्तलिफ एक्टिविटी को सेपरेट करते हैं तो यहाँ से डेवलपमेंट होती है डिफरेंट टास्क और डिफरेंट रोल की। एग्जाम्पल के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टास्क है रेवेन्यू जनरेट करना और रेवेन्यू डिपेंडेंट होती है सेल्स के। अब सेल्स एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है, तो जो लोग हमारी ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर ज़्यादा कॉम्पिटेंसी रखते हैं सेल्स से रिलेटेड, तो हम उनको वही टास्क देंगे ताकि वो मैक्सिमम लेवल पर अपनी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज करके हमारी ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन होती है अकाउंटेंट की, एक पोजीशन होती है किलर की, एक पोजीशन होती है पियून की। तो ये मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी बुनियाद पर ये डिसीजन लेना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा। यहाँ पे एक अहम चीज़ होती है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी किसकी होगी और कौन उस अथॉरिटी के तहत उनके अंडर ऑब्जर्वेशन वर्क करेगा। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन अथॉरिटी डेवलप होती है और लाइन अथॉरिटी जो एक ऑर्डर फॉर्म में होती है, और इस ऑर्डर फॉर्म की वजह से एक सुपीरियर डिफरेंट सबऑर्डिनेट के लिए एक अथॉरिटी रखता है जिसकी बुनियाद पर तमाम लोग आपस में मैक्सिमम लेवल पर कोऑर्डिनेट करके अपनी कैपेसिटी में एफर्ट्स को एग्जीक्यूट करके ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब होते हैं। थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी imparts the physical and economic condition within which people work. With their bare hand, people can do nothing, so they are given assistance of building machine, tools, processes, and resources. The nature of technology depends very much on the nature of the organization and influence the work or working condition. Thus, technology bring effectiveness and at the same restrict people in various ways. आज के दौर में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के दौर में इन्वेंशन और इनोवेशन के दौर में जो एक अहम फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप में आता है वो होता है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अहम चीज़ होती है वो होती है मशीनरीज, इक्विपमेंट्स और हमारी बिल्डिंग्स वगैरह जो कि असिस्टेंट फराम करती हैं वर्कर को उनके टास्क की अचीवमेंट के लिए। तो हमें देखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्शन है वो किस नौइयत की होती है और उससे रिलेटेड वो सूटेबल टेक्नोलॉजी क्या है जिसका ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट करना ज़रूरी है। जितनी
बेहतर टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी, उतनी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में इजाफा होगा और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज बेहतर परफॉर्म करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे। फोर्थ एलिमेंट हमारे पास है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम प्रोवाइड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। A single organization cannot exist also. It is a part of whole. One organization cannot give everything, and therefore there are many other organizations. All these organizations influence each other. It influences the attitudes of people, their working condition, and above all provide competition for resources and power. Social system जो हमें बताता है वो ये कि ऑर्गेनाइजेशन किस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रही है। बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइजेशन की दो इन्वायरमेंट होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक होती है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होती है जिसको हम कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट भी कहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रीमिसेस में होती है। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को हम अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट कहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिस कंट्री या जिस सिटी में ऑपरेट कर रही है ये उसकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है। ऑर्गेनाइजेशन फोकस करना होता है कि वो जिस सिटी या जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है वहाँ पे और जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनके साथ इनका कंपटीशंस है, उन कंपटीशंस के अंदर हमारी रिसोर्सेज एंड पावर किस लेवल की है, हमारी वर्किंग कंडीशन किस लेवल की है, हमारी इन्वायरमेंट जो क्रिएट की गई है वो किस लेवल की है, और क्या ये तमाम हमारे पॉइंट्स हमारे वर्कर के लिए फेवरेबल क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो मैक्सिमम लेवल पर परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द रूट ऑफ सक्सेस रन कर सके। Changes and opportunities of organizational behavior. Challenges and opportunities of organizational behavior. Challenges and opportunities of organization behavior are massive and rapidly changing for improving productivity and meeting business goal. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टाइम टू टाइम चेंजेस होती हैं और उस चेंजेस से जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए और अपनी बिजनेस गोल को अचीव करने के लिए। इसमें सबसे पहले इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स। ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि उसकी अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की स्किल्स को मैक्सिमम लेवल पर इनहेंस करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करे। स्किल्स डिपेंड करती है उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी पे कि वो किस हद तक लर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किए जाते हैं, मुख्तलिफ उनको इंटरनल एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं ताकि अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स को मैक्सिमम लेवल पे पॉलिश एंड इनहेंस कर सके।
सेकंड, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है इन चेंजेस के ज़रिए अपनी क्वालिटी में इज़ाफ़ा करना, अपनी प्रोडक्टिविटी में इज़ाफ़ा करना। यहाँ क्वालिटी मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन चाहे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की है या सर्विस कंसर्न की, वो किस तरीके से अपने आउटपुट के रिज़ल्ट में इज़ाफ़ा कर सकती है, यानी अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को एनहांस कर सकती है। प्रोडक्टिविटी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन किस तरह अपनी एफिशिएंसी को एनहांस कर सकती है, अपने इनपुट ऑफ रिसोर्सेज को रिड्यूस करके अपने आउटपुट को मैक्सिमम करे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आज की इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है वो ये है कि किस तरीके से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव किया जा सके। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ चेंजेस क्रिएट करनी पड़ती हैं और इससे मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होते हैं एम्प्लॉइज़ के लिए। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मीन्स कि आप अपनी प्रोडक्ट को ऑल एस्पेक्ट से किस तरीके से इतना आइडियलाइज कर दें कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप मैक्सिमम लेवल पर मार्केट शेयर को अचीव करने की पोजीशन में आ जाए। नेक्स्ट है मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक और अहम फैक्टर होता है कि किस तरीके से अपने अवेलेबल वर्कर को डाइवर्स किया जा सके, उनके अंदर डाइवर्सिटी क्रिएट की जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम लेवल पर उनकी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज कर सके। नेक्स्ट, रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन। जब से दुनिया ग्लोबलाइजेशन में डाइवर्ट हुई है तो इससे हमारे सामने बहुत सारे ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ चेंजेस की ज़रूरत पड़ी। जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन को मॉडरेट करके चेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम इन ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और ये ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए एक अहम रीज़न बन सकती है। एम्पावरिंग पीपल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अहम फैक्टर है वो है कि हम किस तरीके से अपने पीपल या अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सों को एम्पावर करते हैं, किस तरीके से हम उनको अथॉरिटीज देते हैं, किस तरीके से हम उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। तो जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीपल को एम्पावर किया जाएगा, उतने ही ज़्यादा उनकी क्रिएटिविटी, उनकी स्किल्स में इजाफा होता है। नेक्स्ट, स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशन किस हद तक अपने आप को इनोवेशन के लिए तैयार रखती है, इनोवेशन के लिए को एक्सेप्ट करती है और किस तरीके से अपनी रूटीन वर्क के अंदर चेंजेस की कैपेसिटी क्रिएट करती है। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ ई ऑर्गेनाइजेशन एंड ई कॉमर्स। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो एक और फैक्टर हमारे सामने आया है कि आज जो है ट्रेडिशनल कॉमर्स डाइवर्ट हो गई है ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्ट हो गई है ई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ई कॉमर्स और ई ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी में इजाफा किया है, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस में इजाफा किया है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी में इजाफा किया है। तो हम किस हद तक अपने आप को मॉडरेट करके ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स में, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन से ई ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए है वो है इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वर्कर जब कलेक्टिव परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करते हैं तो उनके लिए एक अहम फैक्टर होता है कि वो किस हद तक एथिक्स को कंसीडर करते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन में तमाम वर्कर एथिकल बिहेवियर रखते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं, एथिक्स को कंसीडर करते हैं, तो वहाँ पर एक कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जहाँ पे तमाम वर्कर एक दूसरे को मैक्सिमम लेवल पर सपोर्ट करते हैं और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन जो है स्मूथली अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अनएथिकल बिहेवियर होगा तो वहाँ वर्कर बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करने के नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़े चैलेंज का रीजन बनती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मुतासिर होती है और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव एंड गोल को अचीव नहीं कर पाती। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस। ऑर्गेनाइजेशन
जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है। इस बढ़ती हुई कस्टमर एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हमें लाजमी तौर पे इम्प्रूव करनी पड़ेगी कस्टमर सर्विसेज। और इस कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, चेंजेस क्रिएट करनी पड़ेंगी ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव किया जा सके। नेक्स्ट, हेल्पिंग एम्प्लॉय बैलेंस वर्क लाइफ कंडीशन। एम्प्लॉयज के दरमियान जो उनकी बैलेंस है, बैलेंस से मुराद है कि एम्प्लॉय की दो डायरेक्शन होती है, एक होती है वर्क लाइफ और एक होती है पर्सनल लाइफ। वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के दरमियान अगर बैलेंस आउट हो जाए तो एम्प्लॉय दोनों जगहों पे सही परफॉर्म नहीं कर पाते, और ये एक बड़ा रीजन बनती है पुअर प्रोडक्टिविटी की। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी रूल्स रेगुलेशन, अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करना होता है कि मैक्सिमम लेवल पर एम्प्लॉयज की जो लाइफ है उसके दरमियान बैलेंस क्रिएट किया जा सके, इसके दरमियान वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। Goals of organizational behavior. Organizational behavior is an applied science that deals with individual behavior as well as group behavior. In an organization, the four goals of organization behavior are to describe, understand and predict and control. बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर जो है हम अप्लाइड साइंस को यूज करते हैं, और इसके ज़रिए हम फोकस करते हैं किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर को और उसके साथ साथ ग्रुप कलेक्टिव बिहेवियर को। इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स होती हैं वो चार कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले है टू डिस्क्राइब। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्क्राइब हाउ पीपल बिहेव अंडर वेरियस कंडीशन। फॉर एग्जांपल, एज मैनेजर आई हैव इन्फॉर्म अबाउट a particular junior officer that he comes office uh, in late and leave the office early। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे गोल है वो ये है कि हम उन कॉजेस, उन रीजंस को समझ सकें कि एक सुपीरियर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उसके मातहत काम करने वालों की जो डिसिप्लिन की फॉलोइंग है अगर वो वीक हो। फॉर इंस्टेंस कि एक सुपीरियर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि एक इंडिविजुअल है जो ऑफिस टाइमिंग को फॉलो नहीं कर रहा, और वो यूजुअली ऑफिस लेट आता है और जल्दी ऑफिस को छोड़ देता है। तो ऐसे में हमें उन रीजंस को देखना होगा, ऑब्जर्व करना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हमें बताते हैं कि जब तक सुपीरियर उन रीजन उन कॉजेस को आइडेंटिफाई नहीं करता जो कि मेन उसकी इस पुअर परफॉर्मेंस का सबब बन रहे हैं, उस वक्त तक हम कभी भी अपने मातहत वर्कर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड, टू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड सेकंड गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। द सेकंड goal of organization behavior is to understand why people behave as they do. Managers have to understand the reason behind a particular action. For example, as a manager, I must find out the reason why a junior officer is coming late and going earlier. अब यहाँ पर हम जो है समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या रीज़न है कि अगर कोई जूनियर, कोई अगर सबॉर्डिनेट ऑफिस के अंदर टाइमिंग को फॉलो नहीं कर रहा, वो लेट आता है और जल्दी चला जाता है, तो इसके अंदर हमें उन रीजंस को जो हमने डिस्क्राइब किए थे, उन कॉजेस को जो हमने डिस्क्राइब किए थे, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इनको रिमूव करके अपने सबॉर्डिनेट की पंचुअलिटी में इजाफा कर सकते हैं। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। थर्ड, टू प्रिडिक्ट।
Predicting future behavior of employee is another goal of organization behavior. Usually, manager would have the capacity to predict why employees are committed to the organization or not. For instance, I have to realize why he wants to leave my organization and how can I hold the officer in my organization, what should be done by me in this situation or what my role is at. प्रिडिक्शन से रिलेटेड हमें फ्यूचर की फोरकास्ट करनी पड़ती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर के अंदर फ्यूचर के अंदर आने वाले चेंजेस की, कि वो फ्यूचर में किस हद तक अपने बिहेवियर में चेंजिंग क्रिएट कर सकते हैं। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फ्यूचर ओरिएंटेड हो और वो आने वाले फ्यूचर को रियलाइज कर सके, फ्यूचर में होने वाली चेंजेस को अंडरस्टैंड कर सके और इस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर वो ये प्लान कर सके कि किस तरह फ्यूचर में होने वाली चेंजिंग को अपने फॉलोअर्स या अपने मातहत काम करने वालों के लिए आइडियलाइज किया जा सके। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर गोल टू कंट्रोल। The final goal of organization behavior is to control and develop a friendly atmosphere for organization. Since managers are responsible for overall performance of an organization, they must develop workers, teamwork, skills, commitment. Managers should take a necessary action for themselves. In the above case, I can increase the financial benefit of the officer if it is not satisfactory for him, or I can help him to solve his personal problem, or I can negotiate him to solve any organizational problem. फोर्थ गोल जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में वो होती है कंट्रोलिंग की। अब कंट्रोलिंग के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनल इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में डेवलप किया जाए जिसमें एक मातहत काम करने वाला वर्कर विदाउट एनी हेजिटेशन शेयर कर सके अपनी फीलिंग्स को, वो डिस्कस कर सके आइदर पर्सनल प्रॉब्लम और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को, ताकि उसकी प्रॉब्लम को लिसन करके उसकी प्रॉब्लम को समझकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सुपीरियर एक अहम रोल प्ले करे और इस प्रॉब्लम को गिव अप करके हम उसकी परफॉर्मेंस के अंदर एक इम्प्रूवमेंट क्रिएट कर सके। ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब तक कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट ना करें कि जब तक कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी फीलिंग्स और अपनी तमाम ख़यालात को अपने सुपीरियर के साथ शेयर कर सके। इसकी बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंट्रोलिंग पावर को एनहांस करती है और मैक्सिमम लेवल पर कंट्रोल करके अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करती है। Impact of global and cultural diversity. Multinational corporations develop operation worldwide and companies develop joint venture with foreign partners. आज के दौर में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो है ग्लोबलाइजेशन की, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनके वर्कर्स जो होते हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। वो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, वो डिफरेंट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के चैलेंजेस में मजीद इजाफा हो जाता है। वर्कर्स इंक्रीजिंगली चेज जॉब अपॉर्चुनिटी अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। आज के इस डेवलप वर्ल्ड में जो वर्कर हैं वो सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी जॉब अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करते हैं।
जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। As organization have become more global, their workforce has become cultural diverse. जितना ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनेशनली एग्जीक्यूट करेगी, जितना इंटरनेशनली अपने आप को डाइवर्स करेगी, उतना ही ज्यादा उसमें मल्टी कल्चर वर्कर इंक्लूड होते चले जाएंगे। Globalization has created a large shift in organization behavior as increasing diversity has brought together people of different backgrounds with different values, culture, and beliefs, all working together for common objective. आज की ग्लोबलाइजेशन के दौर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर जो एक बड़ा चैलेंज है वो है इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी। जितनी डाइवर्सिटी इनहेंस हो रही है उतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, लोग डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, लोग डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, और ये तमाम लोग जो मिलकर काम करते हैं उन कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो इसमें उनके बिहेवियर को आइडियलाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। चैलेंजेस टू द एम्प्लॉइज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। आज के इस दौर में जो चेंजेस फॉर एज ए एम्प्लॉइज हमारे पास मौजूद है उसके अंदर है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। कि आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ गई है। अनसपोर्टिव एंड हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, ऐसी वर्क इन्वायरमेंट जो कि हॉस्टाइल होती है या अनसपोर्टिव होती है, जो कि वर्कर को उसकी परफॉर्मेंस के लिए सही तरीके से फेवरेबल नहीं होती। फेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वर्कर के अंदर एक बहुत बड़ा खौफ होता है डिस्क्रिमिनेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल ट्रीटमेंट या इक्वल बेनिफिट ना हो, तो इससे डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती है। एंड रेजिस्टेंस टू चेंज, आज के दौर में टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में एक बहुत बड़ा इशू है रेजिस्टेंस टू चेंज। यानी अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर को चेंजेस की कैपेसिटी या चेंजिंग की अथॉरिटी नहीं फराम करती, ये कहलाती है रेजिस्टेंस टू चेंज, जो कि वर्कर के लिए बहुत ज़्यादा इस जदीद दौर में अनफेवरेबल फैक्टर होता है। तो यहाँ पे आके ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर हम इसको रिव्यू करें तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट पॉइंट्स को कवर किया। हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन को, कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने वो मेन पॉइंट देखे जो कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को इलस्ट्रेट करते हैं। सेकंड, हमने देखी डिफरेंट डेफिनेशंस कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की डिफरेंट ऑथर्स ने क्या डेफिनेशन फराम की है, और इन डेफिनेशन से हम किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग में इजाफा कर सकते हैं। सेकंड, हमने फिर देखा नेचर एंड स्कोप, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की नेचर एंड स्कोप, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट्स कवर किए। फर्स्ट, अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी एंड नॉट अ डिसिप्लिन ओनली। सेकंड, interdisciplinary approach. Third, an applied science. Fourth, a normative science. Fifth, an humanistic and optimistic approach. Sixth, total system approach. फिर हमने देखा स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 4 फैक्टर थे। इसमें पहला था पीपल, फिर उसके अंदर सेकंड था स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर थर्ड था टेक्नोलॉजी, फोर्थ हमारे पास था सोशल सिस्टम। नेक्स्ट हमने देखा चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्या क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की। इसके अंदर हमने देखा फर्स्ट, इम्प्रूविंग पीपल स्किल। सेकंड, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। थर्ड, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। फोर्थ, मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। फिफ्थ, responding to globalization. Fifth, empowering people. Sixth, stimulating innovation and changes. Seven, emergence of e-commerce, e-organization. Eight, improving ethical behavior. Nine, customer service improving. 10, helping employee balance work-life conflicts.
नेक्स्ट हमने देखा फिर गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो कि 4 थी। इसमें फर्स्ट है टू डिस्क्राइब, जिसमें हम मुख्तलिफ पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं। टू अंडरस्टैंड, फिर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड टू प्रिडिक्ट, जिसमें हम फ्यूचर की प्रोडक्शन करते हैं। फोर्थ फिर कंट्रोल, जो कि बुनियादी मकसद होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी, कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल एंड कल्चर डाइवर्सिटी क्या है। फिर हमने देखा चैलेंजेस टू द एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज से रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं। तो यहाँ पे आके आज हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।